कारण में एक पृष्ठभूमि होगी, फिर घटना क्या हुई, और घटना के पश्चात उसका परिणाम क्या हुआ, और परिणाम के बाद उसका प्रभाव क्या पड़ा अगले देश पर, अगली किसी क्रांति पर। होगी राजनीतिक रूप से दखल अंदाजी की। क्योंकि क्योंकि हम लाभ तभी कमा सकते हैं व्यापारिक रूप से जब हमारे ऊपर क्या हो, राजनीतिक पराधस्त हो। क्लियर बात। फिर कह रहा है ये विश्व युद्ध। विश्व युद्ध में हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में क्या क्या देखेंगे, कारण, क्या वजह थी कि जो प्रथम विश्व युद्ध घटना हुआ, पृष्ठभूमि रही होगी, क्या मानसिकता थी जो विश्व युद्ध जैसी घटना हो गई। कारण, घटना, कैसे कैसे लड़ा गया, 1914 से 18 तक चला, 19 में वर्साई की संधि, परिणाम क्या निकले, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, कारण प्रभाव परिणाम, वर्साई की संधि। फिर वर्साई की संधि में क्या असंतुष्टि थी कि इटली और जर्मनी में जो है मुसोलिनी और हिटलर जैसे नेताओं को पैदा कर दिया। फिर हम जर्मनी और इटली को देख लेंगे, हिटलर मुसोलिनी, क्यों, क्यों उदय हुआ इनका, और इनका उदय हुआ, इनकी महत्वाकांक्षा बड़ी वर्साई की वर्साई की द्वितीय विश्व युद्ध की पटकथा वर्साई की संधि में लिख दी गई थी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेंस में। कैसे, कि द्वितीय विश्व युद्ध की हुआ कि वर्साई की संधि ही उसको किया गया, वर्साई की संधि को, तो उसका परिणाम, रिजल्ट तो द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में आना ही था। क्यों आना था, क्योंकि उसमें इस गया किस जर्मनी के प्रति। और जब ऐसी स्थिति होगी, देखो एक चीज समझ लो, बहुत ज्यादा क्या करेगा, उसके यहाँ कोई लीडर आएगा और वो कहेगा हम आपको, जब ये चीजें हैं, ऐसा है उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद नहीं, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन। देखो, राष्ट्रीय सीमाओं के पुनः सीमांकन से ऐसा ये है, उपनिवेशवाद बढ़ा, कई राष्ट्रों का विघटन हुआ, दूसरे ने कब्जा किया, इटली जर्मनी का एकीकरण किया गया। तो राष्ट्रीय सीमाओं का एकीकरण किस प्रकार से किया गया इसको हम देखेंगे। फिर कह रहा उपनिवेशवाद, जब हम किसी विचारधारा के आधार पर चलते हैं तो उसमें वाद शब्द जुड़ जाता है। जैसे गांधी जी की विचारधारा व्यापक रूप ले गई, गांधीवाद हो गया। समाज की विचारधारा, समाज कहता होना चाहिए, समाजवाद हो गई, साम्यवाद। ऐसे ही उपनिवेशवाद, जब हम उपनिवेश कहीं बसाते हैं दूसरे देश में आर्थिक लाभ के लिए, और जब ये विचारधारा के रूप में हो जाए, तो ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में लोग काम करने लगे इसी विचारधारा को मानते हुए, तो उसे क्या कहा जाता है, उपनिवेशवाद। फिर कह रहा उपनिवेशवाद कारण क्या रहा, हम औद्योगिक क्रांति से जोड़ के देखेंगे इसे। और फिर कह रहा उपनिवेशवाद की समाप्ति कैसे हुई, भाई उपनिवेशवाद तो आया लेकिन ये समाप्त कैसे हुआ, इसको देखेंगे। फिर कह रहा है साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फांसीवाद, और इनके समाज पर क्या प्रभाव परिलक्षित हुए, इन चीजों को हमें जानना है, समझना है, और यही हमारे सिलेबस का अंग है। तो ये था हमारा पूरा हिस्ट्री वाला सिलेबस जो आपके फर्स्ट पेपर में था।
क्लियर बात हुई ना? क्यों? सर ये बात रिपीट कर दी, बाद में यस बोले सर। लास्ट में। हाँ देखिए, बाद में मैंने ये कहा था कि विश्व इतिहास में हमें देखना है 18वीं सदी से 20वीं सदी तक की घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं होती, जैसे फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, जर्मन, इसी बीच में वर्साई की संधि, हालांकि सिलेबस में नहीं है लेकिन पढ़ेंगे हम लोग, है ना। उपनिवेशवाद, कैसे उपनिवेशवाद की उत्पत्ति हुई, कैसे प्रसार हुआ, कैसे समाप्ति हुई। फिर साथ में साम्यवाद। साम्यवाद क्या है? एक विचारधारा जो कहती है कि समाज में सब बराबर होना चाहिए, लेकिन इसकी एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये कह रहा है कि जैसे एक उंगली बड़ी है, दूसरी छोटी है, तो ये कहता है बड़ी को काट दो जिससे वो छोटी के बराबर आ जाए। मतलब ये नेगेटिव सेंस में है साम्यवाद। पूंजीवाद, पूंजीवाद विचारधारा ये कहती है कि व्यक्ति को सशक्त बनाओ और उसे अपने स्वतंत्र अधिकार दो। जैसे आज अमेरिका वगैरह है, पश्चिमी देश पूंजीवाद के समर्थक माने जाते हैं। समाजवाद, समाजवाद ये कहता है कि जो आगे बढ़ा है उसको बढ़ने दो, जो कमजोर है उसको सपोर्ट करो, वो भी आगे बढ़ जाए। नाजीवाद ये जर्मनी में आया, फांसीवाद इटली में आया। तो ये देखेंगे, क्लियर हो गई बात? क्यों? यस सर। यस सर। यस सर। जी सर। ये तो है ना, अब तो नहीं है ना कोई समस्या? तो ये था नो सर। आपका हिस्ट्री वाला पार्ट। अब देखते हैं, देखिए छठवां पॉइंट है आपके फर्स्ट पेपर का, भारतीय समाज और संस्कृति की विशेषताएं। एक पार्ट में पढ़ाऊंगा आपको। भारतीय समाज, भारत का जो समाज है, भारत का जो कल्चर है, उसकी मुख्य विशेषताएं। हमारी संस्कृति की, हमारे समाज की क्या विशेषताएं हैं? जैसे पुरुष प्रधान समाज, कहीं पर महिला प्रधान समाज, महिलाओं की भूमिका क्या है, एकल परिवार है कि संयुक्त परिवार है, कल्चर कैसा है, अनेकता में एकता है कि, है ना, विभिन्न भाषा शैली वाले लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म वाले लोग रहते हैं। ऐसे हम लोग 8-10 विशेषताएं दोनों की देख लेंगे। क्लियर बात? फिर देखो सातवां पॉइंट करता है महिलाओं की समाज और महिला संगठनों की भूमिका। देखो महिलाओं के बारे में पढ़ना है, और वो कह रहे हैं समाज और संगठनों की क्या भूमिका है। पिछले बार यूपीपीसीएस में यही क्वेश्चन आया था, प्रमुख महिला संगठनों का उल्लेख कीजिए। लोग अब सोच के रह गए कि महिला संगठन हमने तो पढ़ा ही नहीं। अरे भाई, जब सिलेबस बोल रहा है ना कि संगठनों की भूमिका, तो क्यों नहीं पढ़ोगे? देखिए यूपीपीसीएस की आपको एक विशेषता बताएं, जो भी इसमें टॉपिक लिखे रहते हैं ना सिलेबस में, शब्द भी लिखे रहते हैं, जिसने सिलेबस पे अच्छे से काम कर लिया, जान लीजिए उसके क्वेश्चन कभी नहीं छूटते हैं। समस्या उन्हें होती है जो सिलेबस को ऊपरी तौर पर पढ़ते हैं। समाज पढ़ लिया, महिला पढ़ ली, लेकिन वो महिला संगठन भी तो पूछ रहा है ना। फिर कह रहे जनसंख्या और उससे जुड़ी समस्याएं। मतलब भारत में जनसंख्या की स्थिति क्या है, क्या लगातार जनसंख्या बढ़ रही है? समस्या क्या है? जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन अशिक्षित है, अशिक्षित के साथ साथ सशक्त नहीं है। गरीबी और जनसंख्या का क्या संबंध है? बेरोजगारी और जनसंख्या का क्या संबंध है? इन चीजों को मिला के देखेंगे, क्योंकि वो क्या कह रहा है, जनसंख्या और संबद्ध समस्याएं। मतलब हमें केवल जनसंख्या, पॉपुलेशन ही नहीं पढ़ना, बल्कि उनके साथ साथ क्या चीजें, क्या समस्याएं जुड़ी हुई हैं। फिर कह रहा गरीबी, मतलब गरीबी जान ही रहे हैं भारत में कैसा क्या है ना। जब कोई व्यक्ति या समाज अपने जीवन निर्वाह की चीजें प्राप्त नहीं कर पाता, वही गरीबी है। भाई जीवन निर्वाह के लिए एक मिनिमम आवश्यकता पूरी होना चाहिए, जब ये नहीं हो पाएंगी तो गरीबी हो जाएगी। और विकासात्मक विषय, मतलब गरीबी है लेकिन उसके विकास के लिए क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, कैसे काम किया जा रहा है। फिर कह रहा है शहरीकरण। शहरीकरण क्या मतलब क्या है? वर्तमान में आप देख रहे हैं लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। जो थोड़ा सा भी सशक्त हुए, चाहे रोजगार के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, है ना, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, शहरों की ओर लोग पलायन कर रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है? एक तरफ तो शहरों की ओर पलायन किया जा रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ समस्या भी आ रही है। कैसे? शहरों में जब स्पेस कम होगा, जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी, तो शहरों पर दबाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उस शहरों पर दबाव बढ़ने से प्रदूषण की समस्या बढ़ेगी, ट्रैफिक की समस्या बढ़ेगी, स्वास्थ्य सुविधाएं भी उतनी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएंगी, और साथ साथ अपराध की भी समस्याएं बढ़ेंगी। शहरीकरण और अपराध आपस में जुड़े हुए कैसे? इसलिए देखो, जैसे मान लीजिए कोई भी गांव से निकल के गया शहरों में रहने के लिए, उस शहरी वातावरण क्या है? चकाचौंध वाला, चकाचौंध सब समझ रहे हैं ना? क्यों? जी सर। जी है ना? सर।
तो शहरी वातावरण क्या होता है, चकाचौंध वाला होता है, वो है आकर्षित करता है व्यक्ति को, लाइफ स्टाइल वहाँ की, रहन सहन। लेकिन सभी व्यक्ति तो उस तरीके से नहीं हो सकते ना। आपने देखा होगा, मुंबई होगा, दिल्ली होगा, झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं। धारावी तो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी बस्ती है झोपड़पट्टी वाली। तो ये झोपड़पट्टी में रहते, मलिन बस्तियों में रहते हैं, लेकिन ये शहरी लाइफ को तो देखते हैं ना। जब इस शहरी लाइफ को देखते हैं तो इनके मन में एक कुंठा उत्पन्न होती है। कुंठा समझ रहे हैं ना? ठीक है। यस सर। हाँ, तो Yes, इनके मन sir. में कुंठा उत्पन्न होती है। वो इसी कुंठा के कारण ही अपराध को जन्म देते हैं। आपने कई सीरियल देखे होंगे, सावधान इंडिया वगैरह, क्राइम पेट्रोल के। शहर में गए, उन्होंने देखा, रे ये तो इस गाड़ी से चल रहा है, इसके पास ये है वो है, हमारी स्थिति ऐसी। तो ये कुंठा होती है, और इसी कुंठा की वजह से अपराध को जन्म मिलता है। अभी एक रिपोर्ट आई थी, और जिसमें शहरीकरण में जो समस्याएं हो रही हैं, और खासकर आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उन पर प्रकाश डाला गया था। और यही बताया गया था कि अपराध वाली घटनाएं जो हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। ठीक है, फिर देखिए, अगला ये कह रहा है कि समस्याएं, मतलब शहरीकरण ने जिन समस्याओं को जन्म दिया उनके रक्षोपाय। एक एक शब्द पर ध्यान देना, लिख रहा है रक्षोपाय। लोग छोड़ देते हैं, शहरीकरण है टॉपिक में, शहरीकरण है ऐसे करके छोड़ देंगे, लेकिन वो रक्षोपाय भी तो लिख रहा है। रक्षोपाय का मतलब ये है कि जो शहरीकरण से समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उनके लिए, उनकी रक्षा करने के लिए सरकार क्या कर रही है, कौन सी योजनाएं चला रखी हैं, उन पर भी हमें ध्यान देना होगा। यही रक्षोपाय। जैसे स्मार्ट सिटी है ना, स्मार्ट सिटी हो गई, हर घर जल की योजना हो गई, स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई, यही तो रक्षोपाय है। इन चीजों को देखना है। फिर कह रहा है सामाजिक, फिर देखिए अगला टॉपिक है उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब होता है जब हम वैश्वीकरण और निजीकरण की उदारीकरण, नियम मतलब उदार होना, जैसे दो प्रकार के सुने होंगे, कहते हैं ना यार इसका बड़ा रूढ़ स्वभाव है, बहुत कठोर है। वो एक शब्द सुना होगा उदार। उदार का मतलब होता है क्या, लचीला। उदारीकरण। निजीकरण, निजीकरण का मतलब होता है कि जब आप सरकारी क्षेत्र के लिए ही चीजों को ना रखे रहें, बल्कि निजी प्राइवेट सेक्टर को भी समझे। जैसे इस समय भारत में बहुत सारी निजीकरण की स्थिति चल रही है। पहले जैसे रोड वगैरह बनते थे, सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था होती थी, सरकार करती थी। अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं निजी सेक्टर को सौंप दिए जाते, ठेका दे दिया जाता है। पहले आप देखो दूरसंचार में सिर्फ बीएसएनएल का ही अधिकार था, एक समय सुना होगा आपने, लेकिन वो सरकारी थी, सुविधाएं नहीं बढ़ी। फिर हच, वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, ये सब प्राइवेट आ गई। तो क्या है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, निजीकरण। मतलब जो सेक्टर, जो क्षेत्र सरकारी सेक्टर के लिए रिजर्व थे, उनके लिए आरक्षित थे, उनको अब क्या किया जा रहा है, निजी क्षेत्र के लिए भी ओपन किया जा रहा है। ये होता है निजीकरण। फिर कह रहा है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का आशय ये है कि जो आपके व्यापार वाणिज्य हैं वो सिर्फ एक देश तक सीमित ना रहे, बल्कि संपूर्ण विश्व को क्या मानना है, एक गांव की तरह है। आपने सुना है, एक अवधारणा आई थी, ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज का तात्पर्य ही यही है। जैसे आज चाइनीज मोबाइल है, हम सब भारतीयों के हाथों में है, क्या है, वैश्वीकरण ही तो है। चाइना का मोबाइल हमारे पास, जापान का कैमरा हमारे पास, हो रहा है कि नहीं? फ्रांस की कार हमारे यहाँ, अमेरिका की कार हमारे यहाँ, जर्मनी की कार हमारे यहाँ, कोरिया की कार चाहे आपकी हुंडई हो, है ना, कि ये तो है। ऐसा नहीं कि उनकी चीजें हमारे यहाँ आ रही हैं, हमारे यहाँ की चीजें भी दूसरे देश में बिकती हैं। लेकिन बस ये है कि वो जो कमजोर देश होते हैं वो लेते हैं, क्यों, ठीक ही नहीं चीजों में। बांग्लादेश में आपकी चीजें मिल जाएंगी, भूटान में आपकी मिल जाएंगी, म्यांमार वगैरह में आपकी मिलेंगी। तो ये वैश्वीकरण है। फिर कह रहा है इनका अभिप्राय समाज, अर्थव्यवस्था पर जब आप प्रभाव देखें तो वृद्धों पर क्या प्रभाव पड़ा, महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसे संयुक्त परिवार पर, जब से वैश्वीकरण का दौर आया संयुक्त परिवार टूटने लगे हैं। क्यों? क्योंकि आर्थिक क्षेत्र का महत्व बढ़ा है, प्रत्येक व्यक्ति कमाने में लग गया है, उसे ये लगता है कि हमारा परिवार ही अपने तक सीमित है, इसलिए संयुक्त परिवार लगातार टूट रहे हैं। आज के आप 10 साल 15 साल पहले देखेंगे तो हर गांव में संयुक्त परिवार होते थे, बोले तीन पीढ़ी हो गई एक साथ रह रहे। लेकिन आजकल क्या है, तुरंत शादी हुई अलग हुई। क्यों?
क्योंकि व्यक्तिगत परिवार, संयुक्त परिवार भारत में लगातार टूटते जा रहे हैं। एकला चलो की नीति आ रही है। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण का प्रभाव, यही तो समाज पर प्रभाव है। साथ में वृद्धों का उपहास हुआ। क्यों? क्योंकि जब आर्थिक स्थिति ही सब कुछ मान ली जाएगी ना, वृद्ध कमाते तो है नहीं, मतलब सभी वृद्धों की बात नहीं कर रहे हैं, जब वो कमाएंगे नहीं तो वैश्वीकरण करता है हमारे लिए उपयोगी नहीं है। यही वजह है कि भारत में लगातार वृद्धाश्रम की स्थिति बढ़ती जा रही है, लगातार वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं, उपेक्षा हो रही है। आप लोग पढ़ते होंगे, पढ़ने के अलावा देखते होंगे समाज में महिलाओं के पहनावा ओढ़ावा में बदलाव आया, व्यक्तियों के भी आया, पुरुषों के में भी सोच में फर्क आया। आज हम लोग हर चीज को देखते हैं कि हम कितने आधुनिक हो गए, देख रहे हैं ना। तो ये सब चीजें क्या हैं? ये वैश्वीकरण का प्रभाव है। अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? कुटीर उद्योग धंधे हमारे नष्ट हो रहे हैं। पहले जैसे झाड़ू थी तो गांव में जाना, खजूर के पेड़ की बना ली जाती थी, जानते हैं कि नहीं? क्यों जी सर। बनते थे ना? लेकिन यस वैश्वीकरण सर। ने क्या किया, जी सर। चाइनीज झाड़ू, इस तरीके से चीजें आ गई कि मतलब वो देसी जो स्थिति थी ना, वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। पहले टोकरी बनाई जाती थी, टोकरी क्या है, खजूर के उसकी बन जाती थी, और भी बांस के लोग बनाते थे। अब क्या है, चाइनीज माल है, प्लास्टिक के हर चीज आपको रेडीमेड मिलेगा। पहले आप देते थे शादी विवाह में जो पत्तल होता था, पत्तल पर बनाते थे, खाना वगैरह होता था। अब क्या है, सब चीजें आ रही हैं बाहर से ही, थाली लो, गिलास लो, हर चीज तो आ रही है। तो आपके कुटीर उद्योग धंधों पर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? यही प्रभाव हमें। फिर कह रहा है गाँव तक ही सीमित थे, अपने तक। आज आपका वैश्विक बात ऐसा नहीं है कि हर चीज को नेगेटिव देखना, पुरानी थोड़ा सा भी कुचली मानी जाती थी, अब उनके दिमाग का विस्तार हो रहा है, उन्हें आजादी मिल रही है, वो भी अपना रोजगार कर आगे बढ़ रही। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण का प्रभाव है। फिर देखिए राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब राजनीति में भी प्रभाव है। जैसे पहले की राजनीति जो हुआ करती थी, बड़े सिद्धांतवादी हुआ करती थी, लेकिन आजकल सिद्धांत दिखाई देते हैं, राजनीति में नहीं दिखाई देते। आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, 2 दिन यहाँ 2 दिन वहां, क्योंकि हर चीज को लाभ के पैमाने पर तौला जाने लगा। इसलिए विचारधाराएं विकसित हो रही है, वैश्वीकरण का प्रभाव है। साथ में कुछ अच्छे हैं, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, मीडिया की भूमिका लोकतंत्र में देखी जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव प्रभाव है, लेकिन हमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों संदर्भों को देखना। हम नेगेटिव प्रभाव भी देखेंगे, साथ में पॉजिटिव प्रभाव भी देखेंगे, तब जाके हम टॉपिक को कवर कर पाएंगे। क्लियर है ना? ये हम टॉपिक पढ़ाएंगे आपको वैश्वीकरण वाला। फिर सामाजिक सशक्तिकरण, समाज कैसे हमारा सशक्त हो रहा है। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता का मतलब क्या है? यहाँ पर है जब कोई व्यक्ति, संगठन, समाज अपने धर्म विशेष को विशेष अहमियत दे, और अपने धर्म विशेष को विशेष अहमियत देना बुरा नहीं है, लेकिन दूसरे के धर्म की उपेक्षा करे, नुकसान पहुंचे, उसे हम क्या कहते हैं? सांप्रदायिकतावाद। ये क्षेत्रवाद, जब हम हमारी मानसिकता हो जाए हमारा क्षेत्र, हमारा क्षेत्र, मतलब हर जगह ये आए, नहीं हमारा तो उत्तर प्रदेश अच्छा है, हमारा बुंदेलखंड अच्छा है बाकी बेकार है, हमारा उत्तर प्रदेश ही अच्छा है बाकी बेकार है, हमारा बिहार ही अच्छा बेकार है। जैसे कुछ समय पहले आप महाराष्ट्र में सुनते होंगे, मनसे वगैरह, ये महाराष्ट्र में सिर्फ महाराष्ट्रियन रह पाएंगे, बिहार वाले नहीं आएंगे, महाराष्ट्र महाराष्ट्रियों का है। ये क्या है? क्षेत्रवाद की भावना है, कुछ मायनों में अच्छी होती है, ज्यादातर मामलों में बुरी होती है। हम देखेंगे इस टॉपिक को। फिर इसके बाद है धर्मनिरपेक्षता। देखिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि हमें बहुत ज्यादा किसी से कट्टरपंथ नहीं लेना है। मतलब इसका ये हुआ धर्मनिरपेक्षता, धर्म तो हमारा है, लेकिन हम क्या है, ऐसी पॉलिसी पर काम नहीं करेंगे, ऐसी विचार नहीं रखेंगे जिससे हम दूसरे को बुरा कहें या दूसरे का बुरा सोचें। बल्कि हमारा क्या है, हम, हमारा भी धर्म अच्छा है, आपका भी अच्छा है, आपका भी अच्छा हो, हमारा भी अच्छा हो, ये धर्मनिरपेक्षता की भावना है। पढ़ेंगे हम इसके प्रभाव के हम। फिर देखो, फिर कहता है भौतिक, हाँ अगला टॉपिक है 10वां, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, मतलब पूरे संसार में जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनका वितरण कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। जैसे जल, मिट्टी, वन,
दक्षिण पूर्व एशिया विशेषकर भारत के संदर्भ, ये आपका ज्योग्राफी का टॉपिक होगा। फिर कह रहा है भौतिक भूगोल की विशेषताएं, जैसे भौतिक भूगोल की विशेषताएं हम लोग जानेंगे, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं, पवन, हिमसरताएं, ठीक है। फिर कह रहा भारत के प्रमुख सामुद्रिक संसाधन, उनकी संभावनाएं। फिर कह रहा मानव प्रवास, विश्व में शरणार्थी का संकट, अफगानिस्तान में भी समस्या हुई, भागे दूसरे देशों में गए, हमारे देश में आए। यही तो शरणार्थी समस्या, अभी कुछ समय पर रोहिंग्याओं की समस्या चल रही थी, इसको देखना है। फिर कह रहा सीमांत एवं सीमाएं, मतलब सीमांत और सीमाएं, ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। मतलब जो जो दूसरे देश है उनसे हमारी सीमाएं कहाँ मिली हुई है, कुछ क्षेत्र ऐसा उनके हमारे यहाँ ज्यादा लगा हुआ है या हमारा उनके यहाँ, तो सीमा एवं सीमांत की अवधारणा भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है आपका जनसंख्या, अधिवास, प्रकार, प्रारूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर, स्मार्ट ग्राम। पहले अब केवल स्मार्ट सिटी तक नहीं, स्मार्ट गांव की भी अवधारणा देखना है, नगरीकरण भी देखना है, गांव में कैसे सशक्तिकरण किया जाए। अगला फिर उत्तर प्रदेश का स्पेशल त्योहार, कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, ठीक है ना, ये यूपी के संदर्भ में जानेंगे। तो ये था आपका फर्स्ट पेपर। अब देखो इसमें जो आपका एक टॉपिक दिया गया ना ज्योग्राफी वाला, इसको हमने देखिए बेसिकली 4 पार्टों में बांटा। पहला देखा इतिहास वाला, इतिहास में देखा हमने आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के बाद फिर हम आगे बढ़े तो हमने देखा आजादी के समय की 1757 से 1947 तक की घटनाएं, प्रमुख चरण, आजादी। फिर अगला देखा हमने कि जो भारत आजाद हुआ स्वतंत्रता के पश्चात देश में एकीकरण एवं पुनर्गठन। और अगले स्टेप में हमने विश्व इतिहास देखा, ये हमारा इतिहास वाला पार्ट था। फिर हमने समाज देखा, समाज की भूमिका, वैश्वीकरण उदारीकरण का प्रभाव, वैश्वीकरण उदारीकरण को पढ़ा, समाज को देखा। फिर सिलेबस में और आगे बढ़े हम, और आगे बढ़ के हमने देखा ज्योग्राफी, प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, विशेषताएं, भारत एवं विश्व। और फिर भारत में जनसंख्या, प्रवास, नगरीकरण, स्मार्ट गांव, स्मार्ट विलेज, ये देखा। और लास्ट में हमने यूपी स्पेशल, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट पेपर का एनालिसिस था। इसमें देखिए कुछ टॉपिक हम पढ़ाएंगे, जैसे आजादी के बाद का भारत हम सर से चर्चा कर लेंगे, सर या हम दोनों में से कोई भी पढ़ाएगा। विश्व इतिहास मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, साथ में समाज और वैश्वीकरण का समाज पर प्रभाव, ये टॉपिक मैं ही गाइड करूंगा आपको। साथ में रही बात ज्योग्राफी के, तो एक हमारे साथ एक सर और जुड़ने वाले हैं, सचिन सिंह, ज्योग्राफी के बहुत अच्छे जानकार हैं, कई मेंस वगैरह भी दिए हैं उन्होंने ज्योग्राफी के, बहुत शानदार। तो उनका अच्छा खासा लंबा अनुभव है ज्योग्राफी के बारे में, तो उनको भी हम लोग जल्दी से जल्दी अपने ग्रुप में जोड़ेंगे, जिससे वो आप लोगों को ज्योग्राफी गाइड कर सकें, ठीक है ना। तो ये बताइए पहले पेपर में किसी को कोई समस्या समझने में? नो सर। नहीं सर। No, sir. समझ में नो आया ना सर। सिलेबस? Yes, जी sir. सर। यस सर। है ना, बढ़िया तरीके से आया समझ में? यस सर। Yes, sir. यस सर। जी सर। तो अब हम लोग सेकंड पेपर की ओर बढ़ें, क्यों? सेकंड पेपर को, है ना, अब हम लोग जी बिल्कुल सर। है ना सेकंड पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो फर्स्ट पेपर था, अब देखते हैं सेकंड पेपर हमारा क्या कहता है, इसी तरीके से उसे भी हमें समझना है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं सेकंड पेपर। अब देखो सेकंड पेपर को भी ऐसे ही हम तोड़ेंगे छोटे छोटे शब्दों में। पहला पॉइंट कह रहा भारतीय संविधान, सुनते जाना, एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण होता है, सिलेबस को जितने अच्छे से समझ लोगे ना उतना बढ़िया काम रहेगा। कह रहा ऐतिहासिक आधार, ऐतिहासिक आधार का मतलब हुआ कि जो हमारा संविधान बना है उसकी पृष्ठभूमि कैसे रही। ऐतिहासिक आधार क्या है भाई, कुछ आधारभूत रहा होगा तब तो जाके संविधान कोई एक दिन में तो बन नहीं गया, कुछ इसके पीछे बैकग्राउंड रहा होगा। और बैकग्राउंड इतिहास की विषय होते हैं, तो ऐतिहासिक आधार जैसे
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, 1813 का चार्टर एक्ट हो गया, 33 का हो गया, 53 का हो गया, 1858 हो गया, 61 हो गया, फिर 1892 का हो गया, 1909 का पार्लियामेंट अधिनियम हो गया, 1919 का मांटेग्यू चेम्सफोर्ड हो गया, फिर 1935 का भारत सरकार अधिनियम हो गया, है ना। तो यही सब तो आधार है। कैबिनेट मिशन की योजना हो गई, बाद में हमारा संविधान बन गया। तो ये ऐतिहासिक आधार इसी को बोलते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, ऐतिहासिक आधार, हमारे संविधान को किस तरीके से इन्होंने आधार प्रदान किया। फिर दूसरा पॉइंट है विकास, मतलब हमारा संविधान कैसे एक दिन में नहीं बना है, धीरे धीरे सतत विकास का परिणाम है। जैसे पहले कुछ चीज आई, देखा गया कि इसमें अरे कमी है, इसे संशोधन किया गया, दूसरी चीजें बनाई, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, कुछ कमियां थी, दूर की गई पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से, तब भी कमियां रही, तो फिर 1793 का आया, फिर देखा कि अभी भी कमियां, 1813 का चार्टर एक्ट आता है, उसमें कमियां होती तो 33 का आता है, फिर 53 का आता है, मतलब कमी सुधार कमी सुधार, ये क्या है, विकास। इसको देखेंगे पॉइंट, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे, भारतीय संविधान के विकास पर टिप्पणी करिए, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास को बताइए। यूपीपीसीएस ऐसे ही पूछती है, फ्लैट क्वेश्चन, तो इसलिए शब्दावली को जानना जरूरी है। फिर देखो विशेषताएं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की क्या देखना हमें, विशेषताएं। विशेषताएं में हम देखेंगे, जैसे भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, लचीला संविधान है, कि कठोर और नरम का समायोजन है, केंद्र राज्यों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, पंचायती राज की क्या विशेषता है, आपातकालीन क्या उपबंध है ना। ये तमाम चीजों का इसके अंतर्गत जानेंगे, यही हमारे संविधान का क्या क्या होगा, एक, इनको विशेषताएं देखेंगे हम। फिर क्या कह रहा है, संशोधन, मतलब हमारे संविधान में संशोधन वाले क्या क्या पॉइंट है, कब कब कौन कौन सा संशोधन हुआ है, सभी संशोधन नहीं जानना, कुछ महत्वपूर्ण संशोधन, जैसे महत्वपूर्ण संशोधन में लोक मुद्दा 42वां संविधान संशोधन देखेंगे, 72वां दूसरा पॉइंट के संविधान संशोधन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जो साधारण बहुमत से हो जाते हैं, कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जिनमें विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, और कुछ संशोधन ऐसे होते हैं कि जिनमें विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के समर्थन की जरूरत होती है। तो ये संशोधन हो गया। फिर कह रहा महत्वपूर्ण प्रावधान, मतलब हमारे संविधान में जो महत्वपूर्ण कुछ प्रावधान है उनको देखेंगे। फिर क्या आधारभूत संरचना, देखिए आधारभूत संरचना का जो कॉन्सेप्ट है ना, जिनको हम बदल नहीं सकते, मतलब इसका ये हुआ कि वो हमारे संविधान के आधार हैं, उनको हम यदि डिस्टर्ब करेंगे तो हमारा संविधान विकृत हो जाएगा। ठीक है, तो आधारभूत संरचना का कॉन्सेप्ट आया था केशवानंद भारतीवाद में, तो उस टॉपिक को देखेंगे कौन कौन से वो पार्ट हैं जो आधारभूत संविधान के प्रमुख लक्षण हैं। फिर ये कह रहा है ना, संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका, मतलब उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर विषय कुछ डिसीजन दिए, उन डिसीजनों का प्रयोग किया गया जिससे हमारे संविधान की और भी विकास हुआ है। तो ये कह रहा है कि संविधान के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका। अब आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा सीधा डायरेक्ट कि संविधान के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका बताइए, तो आप स्टार्टिंग करेंगे कि भारतीय संविधान का विकास किसी एक दिन का परिणाम न होकर सतत विकास का परिणाम है, विभिन्न आधारों के साथ साथ उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय भी इसमें सहायक रहे हैं या जिन्होंने भूमिका निभाई, जो इस प्रकार है। होगी स्टार्टिंग 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट लिख देंगे, अंत में स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया और लगातार यह क्रम जारी है। बात खत्म हो गया। आंसर आंसर लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं है, बताऊंगा मैं 50वां आंसर बताऊंगा ऐसे। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, संघ एवं राज्यों के कार्य उत्तरदायित्व, मतलब इसमें हमें देखना केंद्र, संघ का मतलब यहाँ केंद्र से है, राज्य मतलब जो प्रदेश है, इनके कार्य क्या है, मतलब संविधान ने कैसे विभाजित किया, उत्तरदायित्व क्या है, किन किन के क्या उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए। ठीक है, संघीय ढांचे से संबंध विषय, मतलब संघ की अवधारणा है भारत में, कैसे केंद्र और राज्य मिलकर कार्य करेंगे। तो ये कह रहा है अवधारणाएं, विषय, विषय कैसे, प्रशासनिक विषय, वित्तीय विषय,
है ना, राजनीतिक विषय। चुनौतियां क्या आ रही हैं केंद्र राज्य संबंधों में? स्थानीय स्तर पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण मतलब पंचायती राज सिस्टम। वित्त का हस्तांतरण मतलब वित्तीय शक्तियों को हमने क्या किया है? विकेंद्रित किया। विकेंद्रित करने का मतलब क्या है? एक जगह सेंट्रलाइज नहीं है, बल्कि हमने उनको क्या कर दिया है? वितरित कर दिया है। फिर कह रहा उनकी चुनौतियां, और चुनौतियां क्या आ रही हैं? जहां हम इन मुद्दों को पढ़ लेंगे तो चुनौतियां भी समझ में आ जाएंगी। फिर एक कह रहा तीसरा, केंद्र एवं राज्य में वित्त आयोग की भूमिका। अनुच्छेद 280 पढ़ेंगे, वित्त आयोग की भूमिका देखेंगे, केंद्र राज्यों के संबंध में क्या है। कई बार विवाद होते हैं, उनका विवाद इसलिए होते हैं कि राज्य कहते हैं हमें कम दिया, सरकार ने आर्थिक का पैसा हमें कम दिया है, कोई राज्य कहता है उसको ज्यादा दिया है। कई बार आरोप लगते हैं कि जिन राज्यों में वही सरकार है जो केंद्र में सरकार है, तो उन राज्यों को ज्यादा सहयोग मिलता है। जैसे मान लो इस समय बीजेपी की सरकार है, तो वो कहेंगे कि बीजेपी वाले राज्यों को ज्यादा पैसा दिया जाता है, कांग्रेस वालों को कम दिया जाता है, या और को कम। तो ये क्या है? इससे विवाद होते हैं। इसलिए क्या है? वित्त आयोग है। वित्त आयोग क्या करता है? बांटता है पैसा, विभाजन करता है। तो वो कहता है कि वित्तीय आयोग की भूमिका क्या है। फिर कह रहा है अगला, शक्तियों का पृथक्करण। शक्ति का पृथक्करण का आशय है कि किसी एक बॉडी में ही शक्तियां निर्धारित नहीं है, बटी हुई हैं। कैसे बटी हुई हैं? शक्तियां का पृथक्करण ये कहता है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, तीनों अलग अलग अंग हैं, तीनों की अलग अलग पावर है। जैसे एक के पास हो जाएंगी ना, तब तो वो किसी को नहीं मानेंगे। पहले सब समय पर क्या था? राजा ही कानून बनाता था, वही दंड देता था, वही लागू कराता था। लेकिन अब कहा गया शक्तियों का पृथक्करण होगा। पृथक्करण में क्या होगा? विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका लागू करेगी, और न्यायपालिका उसका संरक्षण करेगी, जो लागू नहीं करेगा उसे दंड देगी। ये शक्तियों का पृथक्करण है। फिर कह रहा है विवाद निवारण तंत्र एवं संस्थाएं। अब देखो, विवाद निवारण तंत्र एवं संस्थाएं दिया गया है ना सिलेबस में, और वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय एवं प्रयोग। पिछली बार यही क्वेश्चन था यूपीपीसीएस में। वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों से आशय क्या है? इसका देखिए क्या है। केंद्र राज्यों में विवाद होते हैं, लेकिन एक बार क्या होता है कि जो बॉडी वित्त आयोग बना हुआ है या न्यायपालिका है, इनके पास इतना समय नहीं होता है कि ये सब मामलों को सुलझा दें। तो कुछ वैकल्पिक समाधान ढूंढे गए, जिन्हें न्यायाधिकरण कहते हैं, प्रशासनिक। जैसे अभी एक पिछले साल की बात बताऊंगा आपको। एक नया बना था कि जैसे पर्यावरण संबंधी कोई मुद्दा है, तो उनके लिए एक अलग न्यायालय बना दिया, जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल कहा गया। ग्रीन ट्रिब्यूनल ये क्या करेगा? जो पर्यावरण संबंधी मुद्दे होंगे, पर्यावरण की समस्याएं होंगी, उन्हीं के विवादों को सुलझाएगा। वैकल्पिक विवाद निवारण हो गया कि नहीं हो गया? इसी प्रकार से अभी एक मैंने एक दिन न्यूज में पढ़ रहा था, आ रहा था कि नेताओं पर जो केस चल रहे हैं ना, इनके लिए एक अलग से ही बना दिया जाए ऐसा संगठन, ऐसा तंत्र जो इनकी समस्याओं को सुलझे, जल्दी से जल्दी निर्णय दे सके। ऐसे ही परिवारक न्यायालय बना दिए जाएं। यही तो वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र हैं, जिनको हमें जानना है। क्लियर हो रही ना बात सबको? क्यों? सर। यस सर। समझ में आ रहा है ना? तो अब देखो उनका प्रयोग। फिर कह रहा भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना। मतलब लोकतांत्रिक देश, हमें ऐसा नहीं कि पूरे विश्व के साथ तुलना करना, विश्व में जो जो प्रमुख देश हैं, मतलब सभी नहीं, जो जो प्रमुख देश हैं उनमें लोकतंत्र लागू है, तो हमारे लोकतंत्र की हम क्या करेंगे? उनसे तुलना करेंगे कि उनके लोकतंत्र में क्या प्रावधान है, हमारे में। जैसे अमेरिका के संदर्भ में हम देखेंगे, उनके यहाँ अध्यक्षात्मक प्रणाली, हमारे यहाँ संसदात्मक प्रणाली है। ब्रिटेन से तुलना कर लेंगे, फ्रांस से कर लेंगे। इस तरीके से हम तुलना करके इनके बारे में जान लेंगे। फिर ये कह रहा है ना कार हाँ, अगला है भारत अन्य देशों के साथ तुलना। संसद और राज्य विधायिका मतलब केंद्र के स्तर पर कानून बनाने की स्थिति संसद, राज्य विधायिका मतलब राज्यों के स्तर पर विधायिका। संरचना मतलब कैसे गठन होता है, संसद का गठन कैसे होगा, मतलब संसद में कौन कौन से, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति की स्थिति क्या होगी। राज्यों में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल की स्थिति क्या होगी। क्या कार्य करेंगे। शक्तियां मतलब पावर क्या होंगी। विशेषाधिकार होते हैं कुछ संसद के पास और विधानसभा के पास, पढ़ेंगे हम लोग अनुच्छेद 105 के तहत। तथा संबंधित विषय। फिर कह रहे कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना मतलब कैसे गठन हुआ, संगठन क्या है, कार्य कैसे करते हैं, विभिन्न मंत्रालय
विभाग, औपचारिक अनौपचारिक दबाव समूह, इनकी भूमिका। दबाव समूह क्या है? एक संगठन है जो क्या करता है, भूमिका मतलब क्या है, दबाव डालता है सरकार पर कि हमारा, जैसे छात्र जनशक्ति परिषद हो गई और मजदूरों के हो गए संगठन, ऐसे रहते हैं। ये दबाव डालते हैं। दबाव कैसे डालते हैं सरकार पर? कि ताकि हमारे हित की नीतियां बनाए और जैसे हम चाह रहे वैसे काम करे। दबाव समूह कृषक का भी दबाव समूह है, मजदूरों का भी दबाव समूह है। तो दबाव समूह कैसे होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, देखना हमें, है ना। फिर ये कह रहा है दबाव समूह के बाद, हाँ, जनहितवाद। जनहितवाद एक नई अवधारणा है। मतलब इसका आशय हुआ कि जनता से जुड़े हुए कोई भी मुद्दे हों, उनके लिए आप डायरेक्ट न्यायपालिका में जा सको, न्यायपालिका उसकी सुनवाई कर सके, वही जनहितवाद। जनहित मतलब जनता का हित है इसमें, इसलिए जनहितवाद। ठीक है, इसको देखेंगे। फिर ये कह रहा है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं विशेषताएं। जन प्रतिनिधित्व मतलब ये बना था अधिनियम 1961, 1951 का है शायद। इसमें ये है कि कोई नेता चुनाव लड़ते हैं, उनके लिए क्या क्या आचरण होना चाहिए, क्या नियमावली है, उनमें समय समय पर संशोधन किया गया। तो ये जनप्रतिनिधि आए दिन पेपर में निकलता है, आप लोग पेपर पेपर पढ़ते रहा करिए, उसमें मिल जाते हैं टॉपिक। फिर विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, कार्य एवं दायित्व। संवैधानिक पद हैं जैसे लोक सेवा आयोग हो गया, आपका निर्वाचन आयोग हो गया, इन पर अनुसूचित जाति जनजाति आयोग हो गया, पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, अल्पसंख्यक आयोग हो गया, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन, कार्य, संगठन, संरचना ऐसे ही पूछ लिए जाएंगे। फिर कह रहा है सांविधिक, विनियामक, अर्धन्यायिक, नीति आयोग एवं विशेषताएं। नीति आयोग कब बना, कैसे बना, क्या कार्य है। जैसे अभी पिछले बार एक क्वेश्चन आया था, नीति आयोग और योजना आयोग में वस्तुतः कोई अंतर नहीं, स्पष्ट करिए। मतलब वो आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि हमारी नजर में नीति आयोग और वित्त योजना आयोग में कोई अंतर नहीं है, लेकिन आप क्या बताएंगे कि अंतर है, कैसे है। तो पहले स्टार्टिंग उन्हीं की बात करेंगे कि भारत में आजादी के पश्चात योजना आयोग का गठन किया गया था और 2015 में उसकी जगह पर नीति आयोग को रख दिया गया। तो इस संदर्भ में विभिन्न विद्वानों का कहना है कि नीति आयोग और योजना आयोग में कोई अंतर नहीं, क्योंकि वही सदस्य उसमें थे, वही सदस्य उसमें आ गए। मतलब जो सेम टू सेम बातें हैं उनको आप पहले पैराग्राफ में बताएंगे, इसलिए कह रहा है कि कोई अंतर नहीं है। फिर आप बताएंगे ऐसा नहीं है, अंतर है, चाहे भले ही 2 पॉइंट बताएं, फिर आप अंतर को अपनी तरफ से जस्टिफाई करेंगे और निष्कर्ष देंगे। इस प्रकार से देखा जाए तो नीति आयोग योजना आयोग से पूर्णता नहीं, लेकिन कुछ मामलों में जरूर अलग है, जो कि हमारी संघीय संरचना को मजबूत बनाता बात, क्योंकि आपको सरकार का सपोर्ट करना है ना, ये चीज है। अगला देखिए, सरकारी नीतियों, इनके विकास में हस्तक्षेप, अपकलन, कार्यान्वयन के विषय में संचार तकनीक। देखिए सरकार की जो नीतियां चल रही हैं, योजनाएं, उसके बारे में कह रहा है सूचना तकनीक का क्या प्रयोग है। वही है, जैसे सरकार की योजना चल रही है, सूचना तकनीक से जल्दी पहुंच जाएगा, क्या प्रभाव पड़ता है। घटनाओं और एवं स्वयं सहायता समूह की भूमिका, ये बहुत अच्छा टॉपिक। मतलब जो विकास योजना चल रही है ना, तो इसमें गैर सरकारी संगठन, देखिए एक होता है सरकारी संगठन, दूसरा होता है गैर एनजीओ जिसे बोलते हैं ना, एनजीओ। एनजीओ की क्या भूमिका है, एनजीओ कैसे कार्य करेंगे, है ना। एनजीओ क्या लाभ के लिए काम करते हैं, आपने कई एनजीओ के बारे में सुना होगा। तो क्या विभिन्न समूह, अपदाता, धारक, ऐसे ही। फिर अगला टॉपिक है केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्ग और जो पिछड़े इन्हीं के मामले भारत में कभी आ जाएगा। स्वास्थ्य की स्थिति बताइए, स्वास्थ्य क्षेत्र की समस्याएं बताइए, शिक्षा क्षेत्र की समस्याएं बताइए, नई शिक्षा नीति के बारे में प्रकाश डाली, ऐसे। गरीबी भूख से संबंध विषय, गरीबी कारण प्रभाव परिणाम, भुखमरी, कुपोषण, इससे टॉपिक। फिर है शासन, इसे बोलते हैं गवर्नेंस। शासन व्यवस्था मतलब देखिए 2 प्रकार की। गवर्नेंस एक ऐसी संकल्पना है कि सरकार नीतियां बनाती है, उसे लागू करती है, कौन, गवर्नेंस, इसे ही शासन बोलते हैं। अब शासन 2 प्रकार से, गुड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस। बैड गवर्नेंस क्या है, जो सरकारी कामों को बहुत अच्छे से ना करे, लेट लतीफी करे, जल्दी समय पर समयबद्ध तरीके से ना करे, बैड गवर्नेंस हो गया।
और जो जनता की हितैषी हो, जनता के लिए जल्दी से जल्दी कार्य करे, जनता का सहयोग करे, वो गुड गवर्नेंस हो गई। इसके बारे में फिर इसको अच्छे से कैसे बनाया जाए, तो इसमें सूचना तकनीक का प्रयोग हो गया, संचार तकनीक हो गई, या सूचना का अधिकार हो गया, नागरिक चार्टर हो गया, है ना। तो इससे क्या है, गुड गवर्नेंस बढ़ रही है, ये हम फिर कह रहे हैं। लोकतंत्र में उभरती प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवकों की भूमिका, मतलब सिविल सेवक यही नौकरशाह है जो हम आप बनने जा रहे हैं, है ना। तो इसके बारे में पूछेगा ना कि इसके बारे में क्या भूमिका है इनकी लोकतंत्र में, तो हम आप लोकतंत्र के लिए यही तो कर रहे हैं भाई। लोकतंत्र जो काम कर रहे हैं जनता के हित के लिए कर रहे हैं, यही लोकतंत्र में इनकी भूमिका कैसे मजबूत बनाते हैं। फिर आया है भारत एवं पड़ोसी देश, ये विदेश नीति का पार्ट है, मैं पढ़ाऊंगा आपको। भारत एवं पड़ोसी देश, भारत एवं पड़ोसी देशों में जैसे भारत पाकिस्तान के संबंध कैसे बिगड़े, आजादी के बाद कैसे कौन कौन से समझौते हुए, कब कब युद्ध हुआ, और वर्तमान में मेजर प्रॉब्लम किस किस क्षेत्र में है, चाहे वो सीमा वाला मुद्दा हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, घुसपैठ का मुद्दा रहा हो, जम्मू कश्मीर की समस्या रही हो, सिंधु नदी जल विवाद रहा हो, ये कुछ विवाद है। ऐसी भारत बांग्लादेश देखेंगे, सीमा विवाद है, कट्टरपंथियों की समस्या है। भारत अफगानिस्तान संबंध क्या है, भारत ने कैसे इन्वेस्ट किया, लेकिन वहां पर सरकार चेंज हो गई, तालिबान आ गए, क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत चीन विवाद, चाहे जल विवाद रहा हो, चाहे सीमा विवाद रहा हो, चाहे माओवाद की समस्या रही हो, चाहे उसके द्वारा नक्सलवाद को सपोर्ट करना रहा हो। भारत भूटान संबंध कैसे रहे, भारत श्रीलंका, श्रीलंका लिट्टी की समस्या कर रही, श्रीलंका से संबंध कैसे हैं। चीन और श्रीलंका की जो नजदीकी बढ़ रही है, उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत म्यांमार, भारत है ना, मतलब पड़ोसी देशों के साथ संबंध जानना है, जो 7-8 पड़ोसी देश हैं। म्यांमार हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, भूटान हो गया, चीन हो गया। फिर ये कह रहा है द्विपक्षीय क्षेत्रीय उनसे संबंधित करार। कभी कभी आपने देखा है करार होते हैं, संधि समझौते, कभी अमेरिका के कोई आएंगे तो आपके यहाँ करार किया जाएगा, संधि समझौता। भारत का कोई नेता जाएगा अमेरिका तो वहां किए जाएंगे, अफगानिस्तान जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, जहां जाते जो संधि समझौते होते हैं, ये टॉपिक है। तो ये करंट से जुड़ा हुआ है, करंट के मुद्दे में हम लोग देख लेंगे। फिर कह रहा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले प्रवासी, प्रवासी का मतलब होता है ना जो आपके देश के थे हैं नहीं, थे अब वो जाके विदेश में रहने लगे, अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, जैसे सिख समुदाय बहुत सारा कनाडा में रहता है, अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका की तो पूरी क्रिकेट टीम ही बन गई आधे भारत वालों को लेकर के। तो ये भारत के हितों को कैसे प्रभावित करते हैं, जैसे उनके द्वारा वहां से कमाया जाता है पैसा, भारत भेजा जाता है, वो हमारी इकोनॉमी में योगदान देता है। उन देशों की नीतियां भी भारत को खुश करने के लिए बनाई जाती हैं। तो ये देखेंगे प्रवासियों की भूमिका। फिर उसके बाद है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, उनके कार्य। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जैसे WTO, विश्व बैंक हो गया, WTO हो गया, IMF हो गया, इन सब के बारे में जानना। फिर उसके बाद अगला है उत्तर प्रदेश के राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्र के बारे में जानना। तो ये था हमारा दूसरा पेपर। अब आप बताइए दूसरे पेपर में कोई समस्या, नो सर। क्यों, नो सर। नो सर। समझ में आया। जी सर। जी सर। जी सर। सर एक जी क्वेश्चन। सर। हाँ हाँ बताएं। सर 7 नंबर पॉइंट फिर से डिस्कस कर दीजिए। हाँ हाँ मैं देखता हूँ। देखिए 7 नंबर पॉइंट में था कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना। मतलब कार्यपालिका का गठन कैसे होता है, कार्यपालिका का ऐसा यहाँ सरकार से है ना। चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री केंद्र में जब संसद के चुनाव हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री बनेगा, विधानसभा के चुनाव होंगे तो मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये संरचना है। न्यायपालिका की संरचना, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में कैसे नियुक्ति होगी, कैसे कार्य करेंगे, इनके कार्य क्या होंगे। सरकार में मंत्रालय, है ना, जैसे वित्त मंत्रालय हो गया, है ना, और भी विभिन्न मंत्रालय, इनकी भूमिका क्या होगी, ये कैसे कार्य करेंगे। फिर है औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन, दबाव समूह। दबाव समूह एक संगठन होता है जो सरकार पर दबाव बनाते हैं कि ऐसी पॉलिसी बना, ऐसे काम करो, इनको हम दबाव समूह बोलते हैं। फिर इनकी भूमिका क्या है। साथ में जनहितवाद, जनहितवाद का मतलब होता है जनता का हित, जनहित वाद मतलब व्यापक विचार, जनता के हित से जुड़े हुए जब कोई मुद्दा न्यायालय के पास जाता तो उसे हम क्या कहते हैं, जनहितवाद कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। यस सर। क्यों, अब हम लोग सर तीसरा और चौथा पेपर, तीसरा चौथा आज ही डिस्कस करेंगे, कल सर कल का लीजिए। बोर तो नहीं हुए हैं आप लोग। नो सर।
नो सर। आज ही सर तीसरा वाला कर दीजिए। ठीक है, चलो तीसरा आज कर देते हैं। तो ऐसा है ना, तीसरा और फिर चौथा तो छोटा सा है, तो आज चारों पेपर हो जाते हैं, है ना। फिर आगे हम लोग अगले जो क्लासें होंगी उनसे कुछ ना कुछ पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। देखिए तीसरा पेपर में पहला पॉइंट है भारत में आर्थिक नियोजन उद्देश्य उपलब्धियां एवं आयोग की भूमिका। देखो पहला पॉइंट कहता तीसरे पेपर का कि भारत में आर्थिक नियोजन मतलब आजादी के बाद जो पंचवर्षीय योजनाएं बनी है, योजना आयोग की क्या भूमिका रही, राष्ट्रीय विकास परिषद की क्या भूमिका रही, और वर्तमान में 2015 से जो नीति आयोग बनाया गया उसकी जगह, है ना, इसकी क्या भूमिका रही, ये क्या है पहला पॉइंट है ना। कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं, उपलब्धियां, समस्याएं, योजना आयोग की जगह नीति आयोग को क्या क्यों बनाया गया, ये रहेगा। दूसरा पॉइंट है गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय एवं समावेशी समृद्धि। गरीबी के मुद्दे, गरीबी कारण प्रभाव परिणाम। फिर है बेरोजगारी, कैसे भारत में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है ना, बेरोजगारी के कारण क्या है, परिणाम क्या है, प्रभाव क्या होगा। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का है जो दबे कुचले वंचित वर्ग हैं उनके लिए सोशल जस्टिस सरकार क्या प्रभाव का प्रयास कर रही है, कैसे उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। और फिर लास्ट में समावेशी समृद्धि, मतलब हमें केवल एक वर्ग एवं तबके का विकास नहीं करना है, समावेशी मतलब पूरी संपूर्ण तरीके से विकास की भावना को आगे बढ़ाना है। तीसरा पॉइंट है सरकार के बजट एवं वित्तीय प्रणाली। तीसरा क्या है, बजट एवं वित्तीय प्रणाली। बजट में देखेंगे बजट कैसे बनाया जाता है, जीरो बेस बजट क्या होता है, परंपरागत बजट क्या है, नई अवधारणा क्या है, ये परफॉर्मेंस बजट क्या है। तो बजट उसकी प्रणाली है, प्रणाली का मतलब यही है जो हमने बताया ना आपको कि परंपरागत बजट, आधुनिक जीरो बेस बजट, परफॉर्मेंस बजट, ये सब है कैसे बनाया जाता है, क्या इनका उपयोग होता है। प्रश्न ऐसे ही आते हैं, परंपरागत बजट से आप क्या समझते हैं, जीरो बेस बजट पर टिप्पणी करी, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। फिर है विभिन्न फसलें एवं सिंचाई, भंडारण, ढुलाई एवं तकनीक सहायता। देखो अगला पॉइंट कहता है आपका चौथा, किस विभिन्न फसलें, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें, रबी की फसलें, सिंचाई, सिंचाई के साधन क्या है, नहर से सिंचाई, तालाबों से सिंचाई, है ना, सिंचाई। फिर इनका उत्पादन तो हो जाता, भंडारण कैसे किया जाएगा, वेयर हाउस वगैरह बनाए जाते, भंडारण होगा। परिवहन, ताकि मार्केट में ले जाया जा सके, परिवहन कैसे किया जाएगा इस पर है। फिर अगला पांचवा पॉइंट है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहायकी। मैं इसका मतलब है जो सब्सिडी दी जाती है ना किसानों को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ताकि वो विकास कर सकें। न्यूनतम समर्थन मूल्य, इस समय किसानों का जो आंदोलन चल रहा है ना, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही आधारित है। कि मतलब हम कोई फसल उत्पादन करते हैं तो सरकार हमें इतनी गारंटी दे कि कम से कम हम इतने रुपए में ये चीज खरीदेंगे। देखो कई बार क्या होता है ना, जैसे आपने देखा हो कि आलू का ज्यादा उत्पादन हो गया तो वही 5 रुपए किलो बिकेगा, और कम होगा तो 50 रुपए किलो बिकेगा। तो ये 5 रुपए किलो बिकेगा, ज्यादा उत्पादन हो गया, तो क्या करेंगे किसान। एक साल आपको याद हो 2000, अरे कब की बात है, शायद 17 की, बुंदेलखंड में किसानों ने प्याज रोड पर फेंकी थी, रोड पर प्याज। क्यों, 50 पैसे 1 रुपए किलो प्याज हो गई थी, क्यों, क्योंकि इतनी ज्यादा उत्पादन हुई, किसानों को घाटा हुआ, फेंकी प्याज, कितना तो हम ले जाएंगे मार्केट तब भी नहीं मिलेगा। और उसके बाद क्या हुआ, जब किसानों की फसल प्याज फेंक गई, उसके बाद 80 रुपए किलो प्याज पहुंची, 2 महीने बाद, 2 महीने बाद 80 रुपए किलो प्याज पहुंच गई। तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य तो हो कि सरकार कहे कि हम प्याज उत्पादन करो, हम खरीद लेंगे, चाहे भले 20 रुपए में न्यूनतम हो, ठीक है ना। ये देखेंगे। फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जैसे कोटा वगैरह आप देखते हैं वहां से वितरण होता है, लोगों को गेहूं चावल दाल वगैरह मिलती है, तो वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस। फिर है इसी में उद्देश्य, सुरक्षा, बफर भंडार, कृषि के लिए जो टेक्नोलॉजी है, हरित क्रांति वगैरह, ये देख लेंगे। छठवां पॉइंट है खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण का मतलब ये हुआ जैसे मान लो आलू उत्पादन हो गया, आलू तो खाओगे नहीं, उसकी चिप्स बन जाना, चावल धान उत्पादन हुई तो उससे कई चीजें बना लेना, ये प्रसंस्करण मतलब उसको हम और परफेक्ट करके प्रसंस्कृत करके एक नई चीज बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, खाद्य प्रसंस्करण। ठीक है, ये कैसी भारत में स्थिति है, क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं हैं, कैसे हो रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला है भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार। देखो जब भारत आजाद हुआ ना, तो उस समय समस्या ये थी कि किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन है, किसी के पास बहुत कम है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है, जमींदार जागीरदार की अवधारणा थी।
तो भूमि सुधार किया गया कि ताकि पट्टे किए गए, जमीन का बंटवारा किया गया, तो इसे आजादी के बाद किया गया, इसे ही भूमि सुधार कहा जाता है। क्लियर बात। फिर देखो, फिर कह रहा है ना, भूमि सुधार के बाद आधार भारत में वैश्वीकरण उदारीकरण का प्रभाव, औद्योगिक समृद्धि, मतलब 1991 में जो वैश्वीकरण का अवधारणा आई, उसने भारत पर कैसे प्रभाव डाला, औद्योगिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ा, लघु कुटीर उद्योग धंधों पर क्या प्रभाव पड़ा, और वर्तमान में कैसे क्या चल रहा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर सूचना एवं, फिर अगला पॉइंट है आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे, इसके बारे में जाएंगे। जैसे सड़क परिवहन है, बंदरगाह है, रेलवे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। आएगा भारत में परिवहन के प्रमुख साधन बताइए, तो आप बताएंगे सड़क मार्ग है, रेल मार्ग, रेल मार्ग की चुनौतियां बताइए, है ना, रेल मार्ग के लाभ बताइए, बस एक दो पॉइंट ये हम बता देंगे, बहुत आसान सा है। फिर है विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये आपका इकोनॉमी वाला पार्ट था इसमें। फिर अगला साइंस टेक्नोलॉजी, विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रयोग। देखिए विज्ञान प्रौद्योगिकी क्या, जो साइंस टेक्नोलॉजी है वर्तमान में, ये पूरा का पूरा करंट से जुड़ा हुआ है, इसका ट्रेडिशनल कुछ नहीं पड़ा ना। अंतरिक्ष का क्या प्रयोग है, नैनो टेक्नोलॉजी आ रही है, उसने किस तरीके से प्रभावित किया है, कृषि क्षेत्र में तकनीक का क्या प्रभाव हो रहा है, व्यक्ति के जीवन में तकनीक का कैसे प्रभाव हो रहा है, सूचना संचार कैसे हम लोगों को दुष्प्रभावित एवं सुप्रभावित, मतलब अच्छा और बुरा कैसे इम्पैक्ट डाल रही है, ये साइंस टेक्नोलॉजी। उस समय आप करंट के जो मुद्दे आएंगे उसको पढ़ेंगे। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, है ना, इनका क्या प्रभाव प्रयोग है, जैव प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा अधिकार, इस सब के सब करंट के मुद्दे हैं। आप जिस साल मेंस के एग्जाम लिखेंगे, करंट में आप पढ़ेंगे। एक विकास पनोरमा की बुक आती है साइंस टेक्नोलॉजी की, हर साल करंट वाली, उसको पढ़ लेंगे, उससे सब मिल जाता है। कौन सी बुक पढ़ेंगे आप लास्ट में, विकास कौन सी पनोरमा। बुक? हाँ, विकास पनोरमा लिख विकास लीजिए। पनोरमा। हाँ, इस साइंस टेक्नोलॉजी की बेहतर बुक आती है, लास्ट में आती है, हर साल करंट आती है। ये पूरा मेंस का पार्ट उसी से मिल जाता है, कहीं परेशान मत होना, हम लोग बताएंगे, उसी से मिल ही जाता है। इसमें कुछ भी अलग हट के पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं पढ़ा दूंगा वो चीजें, है ना, जो सर पढ़ा रहे होंगे तो वो देख लेंगे, और यदि कोई दिक्कत आएगी तो मैं देख लूंगा, ठीक है ना। फिर जी देखो, सर। फिर है पर्यावरण सुरक्षा, वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता, ये छोटे छोटे टॉपिक है, इसको बता दिया जाएगा जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वहां पढ़ लेंगे। जैव पर्यावरण क्या है, जलवायु परिवर्तन क्या है, क्या समस्या हो रही है, ये छोटे छोटे, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। फिर आपदा, आपदा क्या है, क्या समस्याएं हो रही हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, है ना, और सूखा, ये आपदाएं होती हैं। ये आपको सचिन सर पढ़ाएंगे ना जब ज्योग्राफी, तो उसी में ये पढ़ा देंगे, ये वाला टॉपिक। आपदाएं बहुत आसान सा टॉपिक है, निबंध में भी आपका एक टॉपिक है आपदाओं वाला, हमने बताया था ना कल आपको, और इसमें भी है ज्योग्राफी में, तो ये आपको सचिन सर गाइड कर देंगे, और दिक्कत होगी तो मैं तो हूँ। फिर देखिए, फिर आता है सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा क्या है, जब आपके देश के अंदर असुरक्षा की भावना हो, समस्या हो, उसे आंतरिक सुरक्षा बोलते हैं। जैसे नक्सलवाद हो गया, माओवाद हो गया इस समय, है ना, विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह हो गए, तो ये सब क्या है, आंतरिक सुरक्षा की समस्याएं हैं, ये देखेंगे। फिर कह रहा है वो अतिवाद के कारण एक और समस्या बढ़ गई है, साइबर सुरक्षा, मतलब इस समय क्या साइबर अटैक वगैरह बहुत ज्यादा हो रहे हैं, है ना। मीडिया की भूमिका, जैसे मीडिया कैसे प्रभावित करती है, जैसे 2012 की आपको एक घटना बताऊं, असम में एक घटना हुई, मीडिया ने उसे फैला दिया, सोशल मीडिया ने, कि बहुत बड़ी घटना हो गई है, हिंदू मुसलमान लड़ गए हैं, तो इसका बात हैदराबाद वगैरह हर जगह उपद्रव भड़क पड़े, जबकि ऐसा था ही नहीं। इसलिए आप देखते हैं कभी भी कोई बड़ा कांड होना होता है, जैसे अयोध्या मामले का डिसीजन आना था, तो नेट बंद कर देते। जम्मू कश्मीर में आप सुनते हैं कोई घटना होती तुरंत नेट बंद करते, करते कि नहीं करते, जी क्यों? सर। जी सर। इसलिए करते यस हैं कि सर। सोशल मीडिया बहुत जल्दी बातें फैला देती है, अनाप शनाप बातें इस तरीके से कि जिससे और ज्यादा चीजें भड़के, दंगे वगैरह कहीं फैलते हैं, तुरंत सोशल मीडिया को बंद किया जाता है। किसान आंदोलन चल रहा था, आपने देखा 2 दिन बॉर्डर के समीप नेट बंद कर दिया गया था, ताकि ज्यादा से कम चीजें गलत तरीके से प्रस्तुत की जा सके। क्लियर बात। जी सर। जी सर। यस। फिर देखिए, फिर 16वें नंबर का अगला पॉइंट है भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, प्रतिविद्रोह, संगठित अपराध। आतंकवाद आप जान ही रहे हैं, भ्रष्टाचार, लगातार करप्शन जो बढ़ रहा है, उससे क्या स्थिति हो रही है। प्रतिविद्रोह, प्रतिविद्रोह का मतलब ये होता है ना कि जब आपके देश में, जब देश के लोग ही प्रतिकार करें, जैसे नक्सलवाद, तो इसे प्रतिविद्रोह बोलते हैं।
और संगठित अपराध, संगठित अपराध का क्या, गुट के गुट बना ली, जैसे आप देखते होंगे ना, बोले कि उस गैंग ने इस तरीके से किया, ये बहुत बड़ा जालसाजों का संगठन पकड़ा गया, है ना। तो ये पूरा क्या है, संगठन बना लेते हैं, पूरा सिस्टम होता है इनका, ये मुखिया होंगे, इनके द्वारा ऐसा किया जाएगा, इसको ठगा जाएगा, पूरी गैंग की गैंग का होती है। जैसे कल मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, यहाँ की बात है गाजियाबाद की, उसमें एक गिरोह थी, वो गिरोह क्या कर रहे थे, कल ही की बात है, एक डॉक्टर थे, डॉक्टर को अपने जाल में फंसाते हैं। जाल में कैसे फंसाते हैं, मतलब उनको जो है ना लड़की के माध्यम से बात करवाते हैं। जब डॉक्टर बात करने लगते तो उनका पूरा संगठन रहता है, डॉक्टर को वो कहीं बुलाते हैं, कल न्यूज में था, गाजियाबाद की बात है, डॉक्टर जाते हैं उनके पास, इसके बाद वो लोग डॉक्टर को अंदर ले जाते हैं, पकड़ लेते हैं, डॉक्टर 1 लाख रुपया दे देते हैं उन्हें, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं। इसके बाद जबरदस्ती उनके मोबाइल से 4 लाख रुपया ट्रांजैक्शन कराया जाता है, नहीं तो वो कहते हैं हम तुम्हें बदनाम कर देंगे, तुम्हारी फोटो उल्टी सीधे मतलब गलत फोटो वगैरह ले लेते हैं, कहते हैं हम बदनाम कर देंगे। तो डॉक्टर क्या बदनामी के डर के कारण से, ठीक है, उनको 4 लाख रुपए दे देते हैं। कल जब ये न्यूज में निकला तो पुलिस एक्टिव हुई, उन्हें समझ में आया कि ये पूरा का पूरा संगठन है, ये इस तरीके से फंसाते हैं लोगों को, तो यही तो संगठित अपराध है, डाकुओं का गिरोह है, लूट मार करना, यही सब। जैसे एक और आपको घटना बताऊं उत्तर प्रदेश की, ये दरअसल पिछले साल की ही बात है, ये एक्सप्रेस वे पर जैसे रात में हाईवे वगैरह पे चलो ना, तो आपने देखा कोई व्यक्ति अचानक से आ जाता है, वो कहता है कि मुझे लिफ्ट दे दो, लिफ्ट दे दो, वो कोई व्यक्ति लिफ्ट देता है तो वो उसको आगे चल के ही उसकी गाड़ी भी छीन लेते हैं, उसके सहयोगी पैसा भी, वो कहीं जैसे अचानक से बैठ गया आपकी गाड़ी में, और फिर आपको क्या करेगा, कहीं रिवाल्वर वगैरह लिए होगा तो उसे या चाकू वगैरह के आधार पर कहता गाड़ी खड़ी करो, उसके और साथी निकल के आते हैं, और निकल के आते वो गाड़ी भी छीन लेते हैं, मार्केट फेंक भी देते हैं, पैसा भी लूट लेते हैं। अभी 3 4 घटनाएं हुई थी पिछले साल की बात बताएं। जी कई सर, बार ये ऐसा, यमुना एक्सप्रेस वे जो अलीगढ़ से जाता है सर, ये वहां पर भी बहुत था। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये लगातार यही सब संगठित अपराध हैं, इन लोगों के द्वारा ऐसा जानबूझ के किया जाता है ना, लूटने के लिए ये संगठन लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए पर हमें ध्यान रखिए, कभी भी हाईवे वगैरह पर रात में निकले ना शाम के, कभी किसी को लिफ्ट मत दीजिएगा। और कई बार तो ये लोग क्या करते हैं, सड़क पर पेड़ इस डाल देंगे, पत्थर रख देंगे, तो गाड़ी सीधी भगाते हुए निकलना है, धीमी करना ही नहीं है, कोई सामने आ जाए, आ जाने दो, धीमी गाड़ी करोगे तुरंत ये लोग जो है शीशा ईसा खोलने की कोशिश करेंगे। कई बार तो अभी पिछले बार एक लोग बता रहे थे कि वो आ रहे थे, उनकी गाड़ी के शीशे में पत्थर मार दिया, ताकि ये जो है गाड़ी धीमी करें, रुकें, देखें। और उसके बाद क्या है, कभी रुक के मत देखना रोड पर, रात में जा रहे हैं, ये साला पूरा गिरोह होता है इनका, यही संगठित अपराध। क्लियर हो रही ना बात। एक सर ये है कि एक सर ये है कि अभी जो आरटीओ वाला जो नंबर ट्रेस करके पूरी डिटेल जो निकाल लेते हैं, हाँ 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 तो कोई भी व्यक्ति आपको नाम से पुकारता है और गाड़ी हाँ रोक के हाँ आप देखेगा तो वो सब चल रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा, मतलब वहां पर ना अचानक से आवाज देंगे, आपको लगेगा कि अरे ये तो हमारे कोई परिचित वाले, ये लोग करते क्या है, ऐप से आपकी गाड़ी का नंबर करेंगे, उसमें नाम आ जाएंगे, गांव का नाम आ जाएगा, सब कुछ आ जाता है, तो ये लोग आवाज देंगे कि मतलब नाम से तो आपको लगे कोई परिचित वाला है ना। और उसके बाद और जो है सामने इस तरीके से, शीशे पर सब सामने अंडा फेंक देते हैं। बिल्कुल राइट राइट राइट, अंडा फेंकने से क्या और होता है अंडा कि वो फेंकने पूरा, से सर जो वो चलाते हैं ना उसको, वाइपर जो हाँ चलाते हाँ हैं, तो वो पूरे शीशे को गंदा कर देता है। बिल्कुल, वो मतलब वैसे हो जाएगा जैसे झाग टाइप का निकल आता है, उसमें जब झाग निकल आएगा ना तो पूरा शीशा दिखेगा नहीं, तो या तो एक्सीडेंट होगा, और नहीं एक्सीडेंट होगा तो व्यक्ति, इसलिए कभी भी शीशे पर कुछ अंडा वगैरह कुछ ऐसा मारे, कभी भी वो वाइपर चलाइए ही मत, क्यों, है ना, वाइपर नहीं चलाना जी चाहिए ना सर। वहां पर, है ना, जितने में लग जी गया है सर। जी लग गया। सर। जब आप आगे जाके कोई होटल वगैरह कुछ ऐसा हो जहाँ ज्यादा भीड़ हो, लोग हो, वहां पर जाके आप उसे साफ कर लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी गाड़ी में मारा तो आप जो है सोचे कि अरे ये अंडा सा लगा, भाई पर चला देते, पानी आपने पानी डाला, अंडे अंडे का पूरा झाग निकल जाएगा शैम्पू की तरह, और पूरे शीशे में आ जाएगा, इतने में उनको मौका मिल जाएगा। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो रही, यही तो सब संगठित अपराध है। फिर कह रहे सुरक्षा बलों की भूमिका, प्रकार, शासनाधिकार, ये सब पढ़ाएंगे हम आपको, आंतरिक सुरक्षा मुझे ही पढ़ाना है। फिर कह रहे कृषि, बागवानी, पशुपालन के मुद्दे उत्तर प्रदेश विशेष, इसमें आप परेशान मत होइए, आंतरिक सुरक्षा पूरी तरह से मैं देखूंगा, ठीक है ना। ये तीसरा पेपर था, तीसरे पेपर में कोई दिक्कत।
क्यों? नो सर। नो सर। तीसरे पेपर को दो भागों में बांट लेना है, बहुत सिंपल समझिएगा। पहला आपका इकोनॉमी वाला रहेगा, जिसमें ये भारत में आर्थिक विकास के मुद्दे, गरीबी, बेरोजगारी, है ना, खाद्य प्रसंस्करण, फसलों का उत्पादन, भंडारण, सरकार की सहायता, पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग, नीति आयोग, ये आपके इकोनॉमी वाले पार्ट हो जाएंगे। दूसरा पार्ट आपका साइंस टेक्नोलॉजी का रहेगा, जो मैंने बताया विवास पनोरमा पढ़ना है, उसी से सब कुछ आता है। लास्ट में अभी तक का इतिहास यही कहता है कि उसको जिसने पढ़ लिया उसका काम हो गया। फिर तीसरा आवर्तन लगा ही पूछता, दो चार पॉइंट तो है ना, वायु प्रदूषण, आपदा प्रबंधन आपको सचिन सर पढ़ाएंगे, जो है मीडिया की भूमिका रही है इसमें, वो अभी जैसे हम लोगों ने संगठित अपराध की चर्चा की है ना। एक और है सफेद पोश अपराध। सफेद पोश अपराध जानते हैं? नेताओं के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, मतलब जो देखने में लगते हैं कि बहुत भले व्यक्ति है, भले मानुष हैं समाज के, लेकिन ये लोग क्या करते हैं ना, गलत काम को अंजाम देते। जैसे कई डॉक्टर किडनी निकाल के बेच देते, कहीं बच्चे बदल लेते हैं, ये सब क्या अपराध हैं। लेकिन सपोत पे अपराध इसलिए कि नजर में नहीं आते, लोगों की नजर में ये अच्छे होते हैं, लेकिन अपराध को ये अंजाम देते हैं। ये था तीसरा पेपर। अब आते हैं चौथे पेपर पर। चला है चौथे पर, 10 मिनट लगेगा इसको। यस सर। जी सर। जी सर। ना, देखिए चौथे पेपर में पहला है, मैं पढ़ाऊंगा चौथा पेपर एथिक्स आपको, नीति शास्त्र तथा मानवीय अंतः संबंध। पहला पॉइंट देखिए, पहला क्या कह रहा है कि मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र। तो पहले हम देखें एथिक्स क्या है, नीति शास्त्र क्या है, और मानवीय क्रियाकलापों को, मतलब व्यक्ति जो कार्य करता है ना, उसमें एथिक्स कैसे प्रभावित करता है। भाई सीधी सी बात है, यदि आपके अंदर एथिक्स वाले वैल्यू हैं, मूल्य हैं, तो आपके कार्यकलाप क्या होंगे, उदार होंगे, जनता के लिए होंगे, है ना, दूसरे के हितों के लिए। तो यदि आप में एथिक्स वाले वैल्यू नहीं है ना, तो आपके इस तरीके से कार्य नहीं होंगे, आप रास्ते चलते ही किसी का नुकसान कर देंगे, आपकी कार्यशैली में ही चीजें शामिल नहीं होंगी। समझ रहे हैं ना बात को? जैसे मैं जी आपको एक सर। उदाहरण, जैसे एक उदाहरण समझिए। जैसे एक व्यक्ति जा रहा है, उसके अंदर एथिकल वैल्यू नहीं है, कोई चिड़िया बैठी है पेड़ पर, वो क्या करता, पत्थर उठा के उस चिड़िया को मार देता, पत्थर वो नीचे गिर जाती है, उसका तो निशाना लग गया उस व्यक्ति का, लेकिन नुकसान किसका हो गया, आपने जान किसकी ले ली, चिड़िया की ले ली कि नहीं? ठीक है। या रास्ते में जा रहा है, कहीं कुत्ता बैठा सो रहा है, उसकी उठा के पत्थर मार देना, ये सब क्या है, उसके अंदर एथिकल वैल्यू नहीं है ना, इसलिए उसके कार्यकलाप में आ रहा है, किसी का नुकसान कर देना रास्ते चलते। तो कहने का मतलब ये है। और एक दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि रास्ते चलते जा रहा है, चिड़ियों को दाने डाल दिए, पानी रख दिया, और भी सहायता कर दी। तो ये व्यक्ति के एथिकल वैल्यू होते हैं, ये मानवीय क्रियाकलापों में कैसे झलकते हैं ये देखेंगे हम। फिर कहता है कि इसका निर्धारण कैसे होगा। तो देखिए कई चीजें निर्धारण करती मूल्यों को
नकारात्मक भी हो सकती है। तो ये अब वृत्ति कैसे विकास होता है, कई बार कोई घटना होती है तभी जाकर माइंड में, तो इसको हम लोग देखेंगे। फिर है सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, बुनियादी मूल। सिविल सेवा में जब आप आते हैं तो अभिरुचि क्या है, बुनियादी मूल। बुनियादी मूल बेसिक, जैसे बेसिक मूल का मतलब है सिविल सेवकों को पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, साथ में भाई भतीजावाद में ना पड़े, सबको समान रूप से माने, तभी तो वो सिविल सेवक है। क्यों? है ना? तो ये आधारभूत यस मूल्य सर। हैं, है ना, इनको बुनियादी मूल्य, यदि ये मूल्य ना हो तो वो सिविल सेवक नहीं है। निष्पक्षता, निष्पक्षता का मतलब क्या, हम तरफदारी नहीं करेंगे, हम पक्षपात नहीं करेंगे, क्योंकि आप सरकारी सेवक हैं। यदि मान लो किसी दरोगा के पास कोई रिपोर्ट लिखने गया, और वो पहले से ही मन बना ले कि इसको हमें फंसाना है, इसको छुड़ाना, तो वो सिविल सेवक थोड़ी हो जाएगा। या कोई प्रशासनिक अधिकारी इस तरीके से मायने बना देता है, तो वो निष्पक्षता नहीं है। वो होना क्या चाहिए, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा का मतलब क्या है कि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारा पूरा उसके प्रति क्या होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, मतलब हम अच्छे से करें, अपनी तरफ से पूरी सत्यता के साथ और निष्ठा के साथ काम करें, है ना। ऐसा नहीं कि सरकारी काम समझ के उसको टाल दें। समझ रहे बात को? निष्पक्ष, गैर तरफदारी, हमें किसी की तरफदारी नहीं करना कि ये नेताजी के रिश्तेदार हैं या हमारे परिचित वाले हैं, ऐसा नहीं, बल्कि जो सही है सही है, जो गलत है गलत है। फिर सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, सरकारी काम कर रहे हैं तो हमारा समर्पण भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे टालने वाली बात हो। जैसे ये होना चाहिए कि आपने काम कर रहे हैं तो वो समय पर हो जाए, पूरी तरह से हो जाए, समर्पण रहे आपका। फिर इसके बाद समर्पण, कमजोर वर्ग के प्रति सहानुभूति। आप एक सिविल सेवक वाले रहेंगे तो जो कमजोर वर्ग है उनके प्रति आपकी क्या होना चाहिए, सहानुभूति होना चाहिए, उनके प्रति नजरिया अच्छा, तभी तो उनके विकास के लिए काम कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप किसी ऑफिस में हैं, वहां पर किसी का काम पड़ा, तो एक आप देख रहे हैं एक महिला या बुजुर्ग आता है जो उसे खड़ा होना ही मुश्किल पड़ रहा है, वो आता है, ठीक है, तो उसका काम में आप विलंब मत करिए, उसका काम सही समय पर करवा दें, किसी को सपोर्ट के लिए बोल दें अपने कर्मचारी को, देखो उनको क्या समस्या है। जैसे मैं अपने ऑफिस की बात बताऊं, मेरे यहाँ पेंशनर आते हैं, ठीक है, कुछ पेंशनर वास्तव में इतने दुखी होते हैं कि जिनके बच्चे परेशान कर रहे होते हैं या कुछ और वजह रहती है, उन लोगों का काम मैं बैठा के अपने बाबू को बोलता हूँ कि इनका फार्म जमा करो, इनको बताओ, इनका काम जल्दी से जल्दी करो, इनका पेमेंट करवाओ, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं कि नॉर्मल होते तो उनके लिए नॉर्मल तरीके से व्यवहार होता है कि जैसा प्रक्रिया सबके साथ है। लेकिन कुछ ऐसे आते हैं कि मतलब रोते हुए लोग आते हैं कि अभी तो आपको बताऊं कि कई केस ऐसे आए मेरे पास, जो कोविड से प्रभावित थे। जैसे मान लो पति